चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी ने कहा कि सिटिंग अरेंजमेंट वाले ना, तो सबसे पहले हम वही शुरू करते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अच्छा, ये देखते हैं। 4 वुमेन GHIJ एंड 4 मैन, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या चीज दी गई है? 4 वुमेन एंड 4 मैन है, ठीक है। ओके, अब हम लिखते हैं पहले मैन कौन से और वुमेन कौन सी, ठीक है। RSTUGHIJ। आवाज नहीं सबको क्लियर है ना? तो ये टोटल 8 लोग हैं। टू बी सीटेड एट अ रेक्टेंगुलर टेबल, टेबल कौन सा है? रेक्टेंगुलर है, ठीक है। द 3 ऑफ पीपल आर टू बी सिट ऑन वन साइड ऑफ द टेबल, 3 ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल एंड 1, ठीक है। इस तरह इमेज बनेगी, रेक्टेंगुलर टेबल होगा, एक हेड पे बैठेगा, एक फुट पे, 3 यहाँ बैठेंगे, ठीक है। अब 3 की फर्दर कंडीशंस क्या है? इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस बोला हुआ है इसको, ठीक है। पर्सन ऑफ द सेम सेक्स कैन नॉट सिट टू ईच अदर ऑन द सेम साइड ऑफ टेबल। अब अगर मेल और फीमेल्स हैं तो ये एक साइड की टेबल पे जरा सेम सेक्स नहीं बैठेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टू ईच अदर मतलब कि मेल के साथ मेल नहीं बैठ सकता। तो आप जहाँ भी आप सिटिंग रूम में जैसे बनाएंगे तो आपको ख्याल रखना है मेल फीमेल, ठीक है। इस तरह का आप सिटिंग अरेंजमेंट बनेगी। The person seated at the foot of the table cannot be the same sex as the person। अब इसके अंदर हेड और फुट का भी यही इशू है कि अगर यहाँ मेल है तो यहाँ पे फीमेल होगी, या यहाँ मेल है तो यहाँ पे फीमेल, ठीक है। तो ऑपोजिट भी आपने मेल और फीमेल को बिठाना है। यहाँ पे दरम्यान में भी अगर मेल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे फीमेल होगी, ठीक हो गया। ये बात समझ आ गई? ये हमारी कंडीशंस हैं, आप लोगों को समझ आ गई? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? तो काइंडली इस पे मुझे आप जो है ना रिस्पॉन्स दें ताकि मैं आगे चलूँ, ठीक है। ओके, अब शुरू करते हैं। भाई हमारा क्वेश्चन क्या है? कंडीशंस आपको समझ आ गई हैं? आप चेक करते हैं। अच्छा, फर्दर 2 कंडीशन मोर है, पहले यहाँ लिख लो। मेल्स RSTUGHIJ, और ये आप ज़हन में रखें कि मेल के साथ फीमेल है और ऑपोजिट हो चाहे साथ हो। तो इसी कंडीशन में बस क्या है कि टी कैन नॉट बी सीटेड द सेम साइड एज आई, यानी कि टी के साथ आई नहीं बैठ सकते। टी इज अ मेल एंड आई इज अ फीमेल। यू कैन नॉट बी सीटेड द सेम साइड एज दैट ऑफ जे, यू के साथ भी जे नहीं होगा, ठीक हो गया। ये दो कंडीशन मजीद है यहाँ पे। अब चेक करते हैं। यू इज सीटेड एट द हेड ऑफ द टेबल। अब हमने जो पिक्चर में बताई थी ना रेक्टेंगल टेबल की, हमने वही रखते हुए इन सब की सीटिंग अरेंजमेंट बनानी है हर क्वेश्चन के लिए। यू को कहाँ बताना है? हेड ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे यू आ गया। यू क्या है? यू इज अ मेल। ऑब्वियसली नीचे फुट पे क्या होगा? कोई ना कोई फीमेल या वुमेन होगी। एंड आई सीटेड इन द मिडल साइड ऑफ वन साइड ऑफ द टेबल। बाकी जिस 2 साइड हैं यहाँ और यहाँ, वहाँ पे क्या है? उसकी एक साइड के मिडल पे क्या है? आई। चाहे यहाँ बिठा सकते हैं चाहे वहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आई क्या है? आई इज अ वुमेन, ठीक है, ये फीमेल है। तो यहाँ पे भी मेल होगा, यहाँ पे भी मेल। तो फिर ऑपोजिट में क्या हो जाएगा? यहाँ मेल होगा, यहाँ पे वुमेन होगी, कोई ना कोई यहाँ पे वुमेन होगी। अब कंडीशन देखते हैं। आई जो है अगर यहाँ पे मिडल में है तो इसके ऑपोजिट ऑब्वियसली टी जो है वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना टी। मैं कंडीशन में बताया गया कि टी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, और टी कहाँ पे भी नहीं हो सकता? टी यहाँ पे भी नहीं हो सकता, टी यहाँ पे भी नहीं हो सकता। टी मेल है, ठीक है, ये मैंने देखा था। ये चीजें वापस क्लियर हुई। अब वो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। इसमें क्या चीज है जो ट्रू हो सकती है? अब आप इसको जरा चेक करें, ठीक है। ये क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और यू के सामने क्या नहीं हो सकता? यहाँ पे जे नहीं हो सकता। जे जो फीमेल है वो यहाँ नहीं बैठ सकती।
अब फीमेल की सीटिंग पोजीशन क्या रह जाती है आपके पास, ये या ये, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे चाहे वुमन है कौन सी कितनी यहाँ पे आई, ठीक है। तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, या एक साइड पे ऊपर होगी या नीचे, यहाँ पे कोई ना कोई जे बैठी होगी, जे मतलब कि इसी साइड पे हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती नीचे, ठीक हो गया। तो पहली कंडीशन जो वो कह रहे हैं जे सीटेड ऑन द फुट ऑफ द टेबल, ये तो रॉन्ग होगी ना, क्योंकि सामने जे ने नहीं आना इस कंडीशन के मुताबिक। सेकेंड कंडीशन देखें, आर इज सीटेड एट द फुट ऑफ द टेबल, आर फुट पे कैसे हो सकता है, क्योंकि यू क्या है वो मेल है, आर भी मेल है, तो ऑपोजिट पे फीमेल आनी है या वुमेन आनी है, तो नीचे ज़ाहिर फुट ऑफ टेबल पे आर नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। जी इज सीटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल एज आई, अब आई क्या है आपके पास, आई इज अ वुमन या फीमेल, ठीक है। तो उसके साथ मुझे बताया जी बैठ सकती है, ऑपोजिट साइड पे नहीं बैठ सकती ना, यहाँ कोई ना कोई मेल बैठेगा, आर एस या यू, तो ये कंडीशन भी रॉन्ग है। इस लास्ट को भी देखते हैं, टी सीटेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टेबल फ्रॉम आई, ठीक है, सामने ऑपोजिट पे आई हो सकता है, नहीं हो सकता इस कंडीशन के मुताबिक, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। एस इज सीटेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टेबल फ्रॉम आई, अब आई के ऑपोजिट एस बैठ सकता है कि नहीं, एस क्या है, एस इज अ मेल, आई इज अ फीमेल या वुमेन, तो इसके ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड पे या जे बैठेगा या एस बैठेगा, सॉरी यहाँ पे एस, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी इनकी ठीक है, हो सकती है, बात समझ में आई। आपने हर कंडीशन को लगा के चेक करना है, उनकी कंडीशन के मुताबिक फिर आपने देखना है कि वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। किसी को नहीं आई तो मुझे बताया, मैं उसको जल्दी से दोबारा बताऊं, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक हो गया, गुड, इसको मैं रेज करती हूँ। सेकंड देख लें, इफ जे इज टू बी सीटेड एट द हेड ऑफ द टेबल, ओके जी, जे आ गया हेड ऑफ द टेबल पे, जे क्या है, जे इज अ फीमेल और जे इज अ वुमन, each of the following could be seated at the foot of the table except, एच बिठा सकते हैं, एच के साथ कोई मसला तो नहीं है, एच फर्स्ट ऑफ ऑल देखना क्या वो मेल है कि नहीं, कंडीशन फुलफिल करता है। तो ये तो रॉन्ग है, आ रही है तो आवाज अब, मेरी आवाज आ रही है बुशरा, ठीक है। फिर आप अपने कनेक्ट करके देखिए दोबारा बुशरा, ठीक है, ओके। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चन में ना गड़बड़ भी थे मेरे ख्याल से, आप खुद नोट करें या मुझे बताएं, इन्होंने जो ए ऑप्शन एच दिया हुआ है, आपको सवाल क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सीटेड एट द फुट ऑफ द टेबल एक्सेप्ट, मतलब कि बैठ सकते हैं फुट ऑफ द टेबल पे अगर जे हेड पे बैठी हुई हो, तो मुझे बताएं आप, यहाँ तो पहली गलत है, एच नहीं बैठ सकता, एच कैसे नहीं बैठ सकता, क्यों, एच इज ऑल्सो फीमेल एंड जे इज ऑल्सो फीमेल, तो इन दोनों को ऑपोजिट आप नहीं बिठा सकते हैं, ऑपोजिट में कोई ना कोई मेल आएगा, तो ये नहीं बैठ सकता, इस कंडीशन के मुताबिक तो एच ए ठीक बनता था। बी में आर कोई कंडीशन नहीं है, आर बैठ सकता है बिल्कुल, आर इज अ मेल भी है और इसके साथ जे के साथ कोई मसला नहीं, इसको सिर्फ यू नहीं बैठ सकता जे के साथ। अच्छा, सी है एस, एस इज ऑल्सो अ मेल, एस भी बैठ सकता है, कोई कंडीशन भी इसमें अंदर मसला नहीं बन आती। डी है टी भी बैठ सकता है, वो भी कोई इशू नहीं है। यू भी बैठ सकता है क्योंकि यू इज ऑल्सो अ मेल, नहीं सॉरी यू नहीं बैठ सकता, यू की तो कंडीशन यहाँ लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ दो हैं वो गलत है, ए के साथ तो एच नहीं बैठ सकता ऑब्वियसली क्योंकि वो एक वुमेन है, और इतनी यू नहीं बैठ सकता, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है यहाँ ऑप्शन से, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है ना। जी यू नहीं बैठ सकता ना, तो एच भी नहीं बैठ सकता, एच इज अ फीमेल, तो आपने फीमेल और फीमेल को कट्टे नहीं बिठाना और अपोजिट नहीं बिठाना, ये भी तो कंडीशन है ना।
ठीक है, तो इसलिए ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो कि हो ही नहीं सकती। समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, आगे चलते हैं। सेम साइड पे नहीं बैठ सकता, हाँ जी नहीं बैठ सकता, ऑपोजिट नहीं, ऑपोजिट। अच्छा दोबारा देखते हैं कंडीशन देख लेते हैं। यू कैन नॉट बी सीटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल एज जे। ये बात भी आपको जरा टेक्निकली साउंड लगती है मुझे साइमा। बिल्कुल सही बात है। तो इट मीन्स कि इसका मतलब है यहाँ पे तो फिर ए ऑप्शन गलत हुआ ना हमारा, ठीक है ना, ए आंसर है, गुड। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। इफ एस इज सीटेड ऑन द फुट ऑफ द टेबल, एस फुट पे है, एस इज अ मेल, ठीक। यू इज सीटेड इन एन एंड साइड ऑफ वन साइड ऑफ द टेबल, मतलब कि मिडिल में नहीं है, एंड साइड पे। लेट्स सपोज हम यहाँ बिठा लेते हैं यू को। यू क्या है, यू इज ऑल्सो अ मेल, ठीक है। बल्कि इसको यहाँ नहीं, इसको दूसरी साइड पे बिठाते हैं, बिठा सकते हैं इसको, सही है, ठीक हो गया। अच्छा, एंड आई सीटेड ऑन द एंड साइड ऑफ द अदर साइड ऑफ द टेबल, आई यहाँ पे हो जाएगा, आई इज अ वुमन। वेयर मस्ट टी बी सीटेड, अब टी कहाँ बैठेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लगाते हैं यहाँ मेल है, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई मेल होगा और दरमियान में कोई फीमेल या वुमेन होगी, ठीक। ये वुमेन है तो आपने यहाँ पे भी वुमेन और यहाँ कोई मेल लगाना है, ठीक। ये मेल है तो यहाँ कोई वुमेन आएगी। अब क्या नहीं आ सकता, इस साइड पे टी नहीं आ सकता क्योंकि टी के साथ आई ने नहीं आना, ठीक है। इस साइड पे टी नहीं आ सकेगी, ठीक हो गया। तो वो मेल कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है, मेल यहाँ पे है, ठीक है। आई थिंक वो यहाँ होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ पे यू है ना, इस कंडीशन को देखो, हमने कहा था कि यू के साथ आपने जे को नहीं बिठाना, ठीक है, और आई के साथ आपने टी को नहीं बिठाना। अब आपको ये कंडीशन किससे पूछ रहे हैं, टी को, तो हम पहले इसकी इस साइड पे चलते हैं, आई वाली साइड पे, क्योंकि इसके साथ कंडीशन इसकी है। अगर यहाँ नहीं लग सकता, इसका मतलब है यहाँ पे टी इज क्या, व्हाट टी इज अ मेल, वो यहाँ नहीं आ सकेगा। यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब वो यहीं पे आएगा ना, या यहाँ। क्यों, क्योंकि सॉरी यहाँ पे भी नहीं, यहाँ ऑलरेडी एक मेल बैठा हुआ है, तो यहाँ ही एक मेल की सीट खाली है क्योंकि ऑलरेडी ऑक्युपाइड है दूसरी सीट यू पे, तो ये एक ही सीट खाली है मेल की, वो क्या है, वो यहाँ आएगा, ठीक है। इन एन एंड साइड ऑफ द सेम साइड ऑफ द टेबल एज यू, ठीक है, जहाँ यू है उसकी एंड साइड पे टी आएगा। ये बात क्लियर हुई है आप लोगों को? अगर हम इस ऑप्शंस को बारी बारी देखें, एट द हेड ऑफ द टेबल, हेड ऑफ द टेबल पर नहीं बैठ सकता क्योंकि हेड ऑफ द टेबल जो है वो वुमेन होगी और टी जो है वो एक मेल है। इन द मिडल साइड ऑफ द सेम साइड ऑफ यू, यू की साइड पे मिडल पे नहीं आ सकता क्योंकि ऑब्वियसली दिस सीट विल बी ऑक्युपाइड बाय अ फीमेल। इन द मिडल साइड ऑफ द सेम साइड ऑफ आई, आई के साइड से ज़ाहिर है आ ही नहीं सकता ना, टी एंड आई। इन एंड सीट ऑफ द सेम साइड आई, आई के साथ से दोनों ना मिडल में आ सकता ना एंड में आ सकता, तो यही ऑप्शन आपके पास रह जाती है, ठीक हो गया, क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। Okay. If T is seated at the head of the table, T, R is seated in the middle seat of one side of the table, और यहाँ पे हम समझ लेते हैं R is also a male. I is seated on the middle of other side of the table, I is a female. Which of the following can be true? अब हम इसको अलग अलग देखते हैं। H is seated on the same side as I,
पहले कंप्लीट करें। H is seated. H क्या है? H is a woman. Seated on the same side as I. I के साथ H बैठ सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके दोनों साइड्स पे मेल ने बैठना है। J is seated on the same side of the table as I. अच्छा, J is seated on the same side of the table as I. I के साथ J बैठ सकता? J is what? J is a woman. नहीं बैठ सकता, यहाँ पे दोनों ने मेल में आना है। S is seated on the same side of the table as R. R के दोनों साइड पे S बैठ सकते हैं। R और जाहिर है R भी मेल है, S भी मेल है, तो ऑब्वियसली ये नहीं आ सकता, ये भी गलत है। U is seated on the same side of the table as R. U आ सकता है इसके साथ? नहीं आ सकता, क्योंकि U भी मेल है, R is also a male. फिर ऑप्शन क्या रह जाती है? G is seated at the foot of the table. G क्या है? G is a woman. तो ये पॉसिबिलिटी ठीक है कि इसके ऑपोजिट साइड पे G बैठ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। If T is seated at the foot of the table. T है foot of the table पे. T is a male. U is seated in the middle side of one side of the table. And I is seated in the middle side of other side of the table. ठीक है, which of the following must be seated at the head of the table. Head of the table पे किसको बैठना चाहिए? अच्छा जी, अब शुरू करते हैं U से। U के साथ क्या कंडीशन है? U के साथ कौन नहीं बैठ सकता? J। ठीक है, J क्या है? वुमेन है, यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ नहीं आ सकती, कहाँ आएगी? ऑब्वियसली इधर। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट क्या है कि इधर यहाँ पे वुमेन ने बैठना है, यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे। ये सीट ऑलरेडी ऑक्युपाइड किसने की हुई है? आई ने। तो कौन सी सीट रह जाती है वुमेन इसके लिए? J के लिए। ठीक है, कौन कौन सी फीमेल्स हैं? I, G, H एंड J। ठीक है ना, I ने तो ऑलरेडी सीट ले ली, अब ये जो बाकी 3 सीट्स नहीं फिल करनी है G, H एंड J ने। अब यहाँ पे तो J नहीं आ सकती क्योंकि U है, तो J ने ऑब्वियसली यहाँ बैठना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे G, H जैसे मर्जी बिठा लो, G, H। ठीक हो गया, तो ये कंडीशन हमारी लाजमी ये बनेगी। Which of the following must be seated at the head of the table? Head of the table कौन बैठेगा? J। समझ आई सबको? ठीक है, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है वो इसी किस्म के होंगे, जैसे भी होंगे। ठीक है, आपको इस किस्म की जो कंडीशन दी जाएगी, चाहे वो सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर बैठे हैं या वो एक लाइन में बैठे हैं, तो आपने उस तरह उसको जो है ना वो पिक्चराइज करके आपने इसको इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करके सॉल्व करना होगा। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब है ये सिलेक्शन मेथड, इसमें चेक करते हैं कैसे होता है। बिल्डर विल बिल्ड 5 हाउसेस, कितने बनाने उसने? 5। On the same street that currently has no houses. Same street है, इसका मतलब है वो एक लाइन में बनेंगे। The builder will select from 7 different models of the houses. अब मॉडल्स किस किस्म के हैं? 7। ठीक है, और हाउस कितने बनाने? 5। तो ये 5 out of 7 हो गया हमारे पास ऑप्शन। ठीक, The development authority has placed the following restriction on the builders. No model can be selected more than 1 house. ठीक है, मतलब कि मॉडल रिपीट नहीं होगा। ठीक, अब और क्या है इसके अंदर? Either model O must be selected or model R must be selected, but both cannot be selected. मतलब कि R या O में से रहना किसी एक तो बनाना ही रखना ही रखना पड़ेगा, ये सिफारिशी है। लेकिन ये दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, इसमें और का ऑप्शन है। ठीक, ये मस्ट भी है, ये रखिए, इनमें से किसी एक को ही रखना। If model Q is selected, then model N must also be selected. और ये दोनों बहन भाई हैं, समझ लें, इन्होंने इकट्ठे ही आना है। ये नहीं हो सकता कि आप N को रखें और Q को ना रखें। ठीक है, If model M is selected, then model O cannot be selected. ठीक है, M के साथ O नहीं आ सकता। ठीक हो गया,
ये चीजें हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कि जनाब क्वेश्चन क्या है। मॉडल M is one of the models selected for the streets and which of the following models must also be selected। अच्छा जी, मॉडल M हम ले लेते हैं। M है, बाकी कितने हमारे पास चाहिए? 5 हाउसेज बनाने, एक ही लाइन में 5 हो गए। अच्छा, अगर हम ये देखते हैं कि M है, M के साथ O तो आ नहीं सकता, ठीक है, तो कौन से हाउसेज हमारे पास आ जाते हैं? L आ जाता है, N, P, Q एंड R। ठीक हो गया। अब R या O इनमें से लाजमी कोई ना कोई आएगा। चूंकि M है इसलिए हम O नहीं सिलेक्ट कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे R सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें से एक ने आना था। अब बाकी रह जाता है, बाकी में कौन से रह जाएंगे? L एंड P, ठीक है, एंड Q एंड R। हाँ जी, अब ये देखिए ना, अगर हम ये लिखें, हम यहाँ P लिखते हैं और हम यहाँ पे R लिखते हैं, R सॉरी आ नहीं सकता, P एंड Q, हाँ ठीक है। L सिलेक्ट कर सकते हो आप, L भी कर सकते हो, लेकिन आप मसला क्या है कि एक जो सीट रह जाती है उसके अंदर N या Q लिख सकते हो, तो आपने दोनों को इकट्ठे रखना है। इसका मतलब है इन दोनों के इकट्ठे आना लाजिम और मुलजिम नहीं आना, मतलब कि यहाँ तो N और Q ने आना ही आना है, अदरवाइज यहाँ पर सीट चौथा पांचवा घर पूरा नहीं होता, ठीक है। तो पांचवे में आप P या L को रख सकते हो, इन दोनों में से किसी को फिफ्थ में, ठीक है। तो जाहिर है L आ सकता है लेकिन मस्ट नहीं है, इसमें P भी आ सकता है, O ने तो आना ही नहीं है, ठीक हो गया। और ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। P में भी आइदर है, R ने भी नहीं R भी आ चुका है, ठीक हो गया। L की क्या कंडीशन थी? L की कोई कंडीशन नहीं है, L आ सकता है, L को इनमें से किसी के साथ कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, वैसे इसके अंदर एक ये बात भी है कि देखिए R ने भी तो लाजिम सिलेक्ट होना है, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे R भी लाजमी आएगा, क्योंकि मस्ट है ना इसके अंदर कंडीशन, O ने आना नहीं है M के साथ, R ने लाजमी आना है। MBA की इस क्वेश्चन में ये O है इसके अंदर, यस O भी है। अगर O है तो फिर N और Q जो है वो लाजमी नहीं है, ठीक है ना। M और R तो मुझे समझ आ गई थी ना। फिर हम L, P एंड O भी लिख सकते हैं, सॉरी रुके, नहीं O एंड पे क्यों आ सकता है? अगर M सिलेक्ट हुआ है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने इकट्ठा लिखना है, अगर M सिलेक्ट हुआ है तो O ने सिलेक्ट होना ही नहीं है, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। R ने लाजमी सिलेक्ट होना है, R ने लाजमी सिलेक्ट होना है, और देखा जाए तो इसके अंदर Q भी लाजमी सिलेक्ट होगा, Q, क्योंकि अदरवाइज पूरी नहीं होगी अरेंजमेंट। क्योंकि देखे ना आप हाउसेस कौन से हैं, किसका है ये? चले, ठीक है, समझ आ गया ये, आपको मजीद दोबारा उसको देखें। ठीक हो गया। अच्छा जी, if L, M
P are the three models selected on the street. अच्छा जी, L M P। अच्छा मुझे बताएं कौन सा मॉडल है जो सिलेक्ट नहीं होगा अब, और कौन सा जो होगा? वो सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं होगा। अब आपके पास कौन से रह जाते हैं? यहाँ दोबारा लिख लेते हैं ना, है कौन कौन से? L M N O P Q R, ठीक है। अच्छा L सिलेक्ट हो चुका है, M हो सका है, P हो चुका है, O आ ही नहीं सकता, ठीक है। बाकी कितने वैसे हमारे पास है? अच्छा एक मुझे इसके अंदर चीज लग रही है, मुझे ये ऑप्शन नहीं लग रहा सही, क्योंकि देखिए आर में तो सिलेक्ट होना ही होना है, और यहाँ पे आएगा, ठीक है। हाँ आर मस्ट है, तो इसका मतलब ये फुलफिल होगी। अब इसमें एन और क्यू जो है ना, इफ मॉडल क्यू इज सिलेक्टेड देन एन मस्ट आल्सो बी सिलेक्टेड, ये बट इट इज नॉट द अदर वे अराउंड। ये नहीं लिखा हुआ कि अगर एन सिलेक्ट होता है तो क्यू भी होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर क्यू को करेंगे तब हमें एन लेना पड़ेगा, अगर हम खाली एन को ले लेते हैं तो जरूरी नहीं क्यू हम लें, मुझे तो यही लग रहा है। तो फिर हम यहाँ एन लिख सकते हैं। आई थिंक ये ऑप्शन सी बनेगा। हाँ आर ने तो लाजमी आना है ना, उसमें तो वो मस्ट कंडीशन है उसके अंदर, या आप आर को रखो या ओ को रखो, ठीक है। मे बी ऑप्शन देखने में इशू हो गया और कुछ और। आई थिंक ये एन एन आर ही होगा इसके अंदर, ठीक है। किसी को इसके अंदर मुझे लगता है ये ठीक है, करेक्ट है। अंडरस्टैंड, इसे देखें कितना इंपॉर्टेंट। अगर हम यहाँ कंडीशन को सही फॉलो नहीं करेंगे तो आगे नहीं जाएगा। इफ क्यू इज सिलेक्टेड देन मॉडल एन मस्ट आल्सो बी सिलेक्टेड, मतलब कि इफ क्यू देन एन। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि इफ एन देन क्यू, मतलब कि ये एन को सिलेक्ट करके हमें क्यू सिलेक्ट नहीं करना पड़ा, ठीक हो गया। चलें आगे। ठीक है अच्छा, which of the following is an acceptable combination of models? Is an acceptable combination of models that can be selected for the street? चेक करते हैं बारी बारी इसको, ठीक है। L M N P O, देखिए यह हमें यही पता चल गया रॉन्ग है, क्योंकि M के साथ O नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? R है, ठीक है, सिलेक्टेड है। L के साथ M है, और क्या कंडीशन नहीं थी? अगर Q सिलेक्ट करेंगे तो N भी आना चाहिए, पर यहाँ N नहीं है, ठीक हो गया, तो इसलिए भी गलत है। इसको देख लेते हैं, इसके अंदर क्या है? M और O लिखे हुए हैं इकट्ठे, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे R है के साथ O है, ये दोनों भी इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बच जाती है। ये भी समझ आए सबको? चलें आगे चलें, ठीक हो गया। If model R is one model not selected for the street, R को सिलेक्ट नहीं करते तो फिर कौन सा सिलेक्ट होगा? तो ठीक है। Then the other model not selected must be for which of the following? अगर R को नहीं करना तो obviously O तो आएगा ना, और O के साथ कौन सा नहीं आ सकता? M नहीं आ सकता। तो उन्होंने क्या पूछा है? Then the other model not selected, जो कि not selected must be which of the following, उनमें से कौन सा हो सकता है? वो obviously M होगा, ठीक है। समझ आ गई इसको? ये तो सिंपल था कंडीशन के मुताबिक। अच्छा अब ये चलते हैं हम लोग नेटवर्किंग वाला। इसमें आपको रोड्स कह सकते हैं, ठीक है, कोई ना कोई रूट होगा किसी किस्म का, और
वो इंटरनेट का भी आपको कह सकते हैं, वो आपको रोड्स का कह सकते हैं, वो एयरलाइन रूट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि ये अभी रेलवे वाले ज़रा ज़्यादा होंगे, रेलवे या रूट रोड्स वाले सॉरी। अच्छा, अब यहाँ कंडीशन आप चेक करें, यहाँ कंडीशन आपने कैसे बनानी है, ठीक है। जब भी आपको किसी किस्म के रास्ते को बताया जाएगा तो आपने ऐसे बतानी होगी। और रेलवे स्टेशन कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेशन, ठीक है। ट्रेन रन ओनली अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन। ट्रेन की क्या कंडीशन है? G from G to H, G H I J K L, ठीक है। अच्छा, G to H तक है, यानी कि G से H तक जाती है ट्रेन, ये इसका रूट हो गया। H to D, ये इसका वापसी का रूट भी आता है यहाँ पे, ठीक है। From I to J, I to J भी रूट है and from H to I भी है, H से I तक भी है, आगे I से J भी है। From J to H, ठीक है। अच्छा जी, फ्रॉम J to K, J से K भी जाती है। फ्रॉम L to G, एक ये रूट आ गया। एंड फ्रॉम L to K, एंड फ्रॉम L to I, ठीक हो गया। फ्रॉम K to J, L to G, from L to K, L to K, L to G, and from L to I, ठीक है। and from K to J। अब चेक करते हैं जी, हाउ इज इट पॉसिबल टू गेट फ्रॉम H to J। अब H to J आपने कैसे जाना है? ऑब्वियसली आप पहले H से I पे जाएंगे, I से फिर J पे जाएंगे। ये समझ में आ रही है? ठीक है। अ डायरेक्ट ट्रेन फ्रॉम H to I, H to J, I में देखें J तक कोई ट्रेन नहीं है, उसको बीच में कौन सा स्टेशन में जाना पड़ रहा है? पहले H में, I में। अ ट्रेन टू G एंड ट्रांसफर टू अ ट्रेन टू H, पहले G में कोई ट्रेन जाए और फिर वो H पे जाए, तो उसमें जाना तो लाजमी कहाँ पड़ेगा ना, उसको पहले I पे फिर J पे पहुंचने के लिए ऐसे क्या रूट है? सिर्फ I वाले स्टेशन वाला, ठीक है। हमारे पास क्या ऑप्शन है? अ ट्रेन टू I एंड ट्रांसफर टू द ट्रेन टू G, ठीक हो गया। पहले वाला समझ आ गया सबको? आगे देखते हैं जी जी संदीपा। मुनीमा समझ आया है या मैं फिर इसको रिपीट करूँ? मैम जी रिपीट कर दें। अच्छा मैं रिपीट करती हूँ। अच्छा वो पूछ रहे हैं कि आपने कैसे जाना है H to J। अब मुझे बताएं, H स्टेशन पर आप खड़े होंगे तो आपको J पे जाने के लिए यहाँ पे कौन सा रास्ता नजर आ रहा है? J के दरमियान में कौन सा स्टेशन है? I स्टेशन है ना। और अगर आप ऐसे जाना चाहो तो H से आप G पे जा सकते हो, G से आप फिर H पे जाओगे। G से डायरेक्ट कहीं ट्रेन नहीं जा रही, इसका मतलब वापस नहीं जाना आपने। दूसरा H से कहाँ जा रहे हो आप? H से आप I पे जा रहे हो, फिर I से आप J पे भी जा सकते हो। एक ही रास्ता है जिसमें आप J पे जा सकते हो, वो कौन सा है? पहले आप स्टेशन I पे जाओगे, फिर स्टेशन J पे जाओगे, ठीक है। अच्छा जी आगे देखते हैं। Which of the following stations cannot be reached by a train from any other stations? ऐसा स्टेशन
जिससे ट्रेनें सिर्फ जा रही हैं और उसकी तरफ जाया नहीं जा सकता, मतलब कि उसको रीच नहीं कर सकते हम। वो कौन सा स्टेशन है देखें, जी के ऊपर ट्रेन तो आ रही है भाई एल से, इसका मतलब ये भी वो नहीं है, ठीक है। अच्छा एच से भी आ रही है, जी से भी आ रही है एच की तरफ और जे से भी एच की तरफ जा रही है, तो एच भी वो स्टेशन नहीं है। आई इसको भी ऑब्वियसली रीच कर रहे हैं काफी स्टेशन, इसकी तरफ एरो है ना, जे को भी जा रहे हैं, के को भी आ रहे हैं। अब एल वो वाहिद स्टेशन है जिसकी तरफ कोई एरो नहीं आ रहा, कोई ट्रेन नहीं आ रही, हाँ यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो आपको समझ आ गई इसको देख के कि कौन सा स्टेशन है, वो एल स्टेशन है। अ स्टेशन विच कैन नॉट बी रीच्ड बाय अ ट्रेन फ्रॉम एनी अदर स्टेशन, ये किसी और स्टेशन से इसको पहुंचा नहीं जा सकता, ठीक है। अब है जी थर्ड, what is the greatest number of stations that can be visited without any stations more than once? इसका क्या मतलब है? Greatest number of stations that can be visited without visiting any station more than once. More than once का क्या मतलब है? सिर्फ एक दफा, यानी कि ऐसे में हमें आप बताएं स्टेशंस जिसकी तरफ जाने के लिए हमें हर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक स्टेशन को जो ना पार करना पड़े, मतलब कि उसके रास्ते में कोई एक आए, दो स्टेशन बीच में ना आए। स्टेटमेंट समझ में आई है आपको? जिसको स्टेटमेंट समझ नहीं आए तो बताया पहले, नहीं है समझ में आए। What is the greatest number of stations that can be visited without visiting any station? अब ये greatest number छोड़ दें, ठीक है, greatest छोड़ दें इसके अंदर। What is the number of stations, कितने ऐसे stations हैं that can be visited, जिनको visit किया जा सकता है without visiting any station more than once? Without visiting any station more than once, यानी कि उसको विजिट करने के लिए हमें मजीद कितने स्टेशन जो हैं वो उनके रास्ते में आए, मोर देन वंस। पहले बताएं मोर देन वंस का क्या मतलब है? यानी कि एक से ज्यादा, मोर देन का मतलब है ना एक से ज्यादा। इसके कोई स्टेशन, ऐसे स्टेशन जिसको पहुंचने के लिए हमें एक से ज्यादा स्टेशन से ज्यादा विजिट ना करना पड़े, रूट की तरफ ना जाना पड़े, यानी कि उसके रास्ते में सिर्फ एक ही स्टेशन आए या कोई ना आए। मेरे इसका आंसर भी गलत लग रहा है। देखिए मोर देन वन का मतलब है ना 0 और 1, ठीक है, ठीक हो गया ना। अब देखिए पहला स्टेशन आ गया जी और एच, इसके अंदर कोई स्टेशन नहीं आता, H2I एक और आ गया आपके पास। अच्छा I to J भी जा सकते हो आप, J to K, K to J, L to K, ठीक है, और H to G, J to H, बस यही है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। आई थिंक ये जो रिपीट वाले नहीं है इन्होंने छोड़े हुए, इसमें से अगर हम ये काट दें ना J to K और K to J हमने डबल लिया ना, इसको भी काट देते हैं और हमने J to H और H to G इसको भी, तो ये नंबर 6 बनता है।
ठीक है, समझ में आई बात? बताएं, किसी को कंफ्यूजन तो जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है, गुड हो गया। आगे है, which of the following trips requires the greatest number of transfer? अच्छा जी, पहले हम बारी बारी सबको लिखते हैं। J to I, J to I में जाने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले G से H, फिर H से I। इसका मतलब कितना आता है? एक ट्रांसफर स्टेशन इसमें आया, H। H to K, H से K कैसे जाएंगे हम? H से पहले I की में स्टेशन में जाएंगे, फिर J में जाएंगे, फिर K में जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जा सकते। इसका मतलब यहाँ पे दो स्टेशन आते हैं। L to H, L से H में कैसे आएंगे? L से आप K में जा सकते हो, K से J में जा सकते हो, J से H में जा सकते हो। ठीक है, ये तरीका है जाने का जिसमें 3 आते हैं। दूसरा, आप L से G में जाते हो और G से फिर आप H, ये तो 2 हो गए ना, तो हमें सबसे हाईएस्ट नंबर लेना है, इसलिए भी ठीक है। अच्छा, L to I, L to I तो आप डायरेक्ट जाते हो, ठीक है ना, L से I आप डायरेक्ट जा रहे हो, आपको कोई ट्रांसफर इसमें लेना नहीं पड़ता। अब L to K हम चेक करते हैं, L to K भी डायरेक्ट आ रहा है। इसका आंसर ये है, ये नहीं है। समझ में आई? यहाँ कंडीशन में लिखा हुआ था ना L to K, ठीक हो गया जी। L to H, ये इसका सही आंसर है। चलिए जी, आगे चलते हैं। स्टेशन I is closed, which of the following trip is impossible? अगर I को क्लोज कर दें, ठीक है, ये देखिए, ये वाला खत्म कर देते हैं, तो J से K में जा सकते हैं। पहले ये चेक करते हैं ना बाकी कंडीशन। J to K, J से जाहिर है डायरेक्ट जाता है, इसलिए कोई इशू नहीं है। J से H में जाना हो, वो भी डायरेक्ट जाता है, कोई इशू नहीं है। L to G, L से G भी डायरेक्ट आ रहा है भाई, वो भी कोई मसला नहीं है। G to J, J to G सॉरी, J से पहले आप H में जाते हो, H से आप G में भी जा सकते हो, वो भी कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आपने G से J में जाना हो, फिर आप कैसे जाओगे? ठीक है ना, ये रूल था ना, पहले G से आप H में जाओगे, फिर H से I और I से आप G। अगर स्टेशन I ही क्लोज हो गया तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप J में चले जाओ, या कोई है? G से नहीं जा सकते हो, ठीक है। G से जाने के J में यही तरीका था कि आप पहले H में आते, फिर आप I में आते, ठीक है। I अब क्लोज है, इसका मतलब ये आप रूट ही खत्म हो चुका है। अंडरस्टैंड? G to I नहीं है, G to J है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपको समझ आ गई, मैं समझ आ गई आपकी, ठीक हो गया। चले अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अभी देखें, मुश्ताक, परवेज, एहसन। अब हम इनको पहले इसी तरह ले लेते हैं, MPE, ठीक हो गया। परवेज है, एहसन है, उमैर है, सलीम है। Our friends having different heights and different weights. मुश्ताक weighs 4 times as much as परवेज। मुश्ताक की क्या हाइट है? ठीक है, वेट है सॉरी। एंड परवेज weighs double than एहसन। परवेज का क्या है? एहसन से डबल है। एहसन weigh half as much as उमैर। हाफ इसकी वेट क्या है उसका? उमैर के। एंड उमैर weighs half as much as सलीम।
ठीक है, ये कंडीशंस है। अब वो पूछ रहे हैं हु इज द हैवीएस्ट अमंग द फ्रेंड्स। अब हम इसके अंदर ऐसे ले लेते हैं, हम कोई एक वेट अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास जो बेस है ना पी, हम कहते हैं पर बेस को हम आसान ले लेते हैं, हम उसको कहते हैं 10। लेट्स सपोज 10 kg बताओ, या आप 1 लगा लो इसको, ठीक है 10 kg लगा लो, ठीक है। लेट पी इज पर बेस इज 10 kg। अगर ये 10 kg होगा, पी 10 है, तो हमारे पास एम क्या हो जाएगा 40, एस एम क्या हो जाएगा हमारे पास फिर, इससे क्या लग रहा है ये उधर चल जाएगा, हाफ हो जाएगा, एस एम 5 हो जाएगा। और उमेर क्या होगा, उमेर क्या है 2 वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो उमेर की हाइट वेट क्या आ जाएगा प्लस वो भी 10 आ जाएगा। इसी तरह उमेर का यहाँ 10 है, ये 2 वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो सलीम का क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब इसका आंसर देखिए, हु इज द हैवीएस्ट अमंग द फ्रेंड्स, सबसे भारी कौन सा भाई, मुश्ताक। हु इज द सेकंड हैवीएस्ट, सेकंड हैवीएस्ट कौन सा है, सलीम। हु हैज द लोएस्ट वेट, एहसन। Who are equal in weight, Pervez and Umair. Mention the descending order. Descending order बस क्या हो जाएगा, Hassan, Pervez, Umair, सलीम और मुश्ताक। सॉरी ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये ऑपोजिट आप ऐसे लिखें, ये डिसेंडिंग होगा, पहले मुश्ताक फिर सलीम, परवेज या उमैर एंड में हसन। ठीक हो गया, समझ आ गई सबको। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्डर हमने किया नहीं था मुझे लगा मैंने इसके अंदर इसको ऐड किया। फर्स्ट वाले फर्स्ट 2 कौन से थे, करती हूँ क्या। अच्छा ठीक है, ये वाली थी। अच्छा आप वेट करेंगे, ओके। मैं देख रही हूँ, ढूंढती हूँ, बताती हूँ आपको।
अच्छा जी, ये है मेथड, इसको कर लेते हैं, मैंने किया नहीं और हम ट्राई कर लेते हैं इसको। क्या क्वेश्चन था मुझसे ऐड नहीं हुआ, आई थिंक मिस हो गया, देख लेते हैं। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का। ईच ऑफ द 6 apex p q r s t u is placed in a different one of 7 holes। है ये कितने? ये 6 हैं और होल्स कितने हैं? 7 है। Numbered consecutively 1 through 7 from left to right. The holes are evenly spaced and are arranged in a straight line. The placement of peg is subjected only to the following restrictions. अब restriction देखते हैं क्या है इनकी। अटेम्प्ट के मेथड में आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ कैसे आपने करने। पहले मैट्रिक्स आपको बताया था, फिर आपको लीनियर का, फिर आप ये भी देखें सिटिंग अरेंजमेंट आपने कैसे करनी है, साथ साथ मैं बता रही हूँ, आप नोट करें ना। आप जो भी करेंगे आपने ऐसे करना होगा। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं। कंडीशन इसकी क्या है? टी मस्ट बी, मैं लिख लूँ पहले इसको, पी क्यू आर एस टी क्यू, ठीक है। अच्छा जी, रिस्ट्रिक्शन क्या है? पी एंड क्यू मस्ट बी द सेम डिस्टेंस सेपरेटिंग आर एंड एस। पी और क्यू का जो डिस्टेंस है ना वो सेम होना चाहिए आर एस। क्या मतलब डिस्टेंस का? ये जो होल है ना, अगर इसके अंदर 2 है तो यहाँ भी 2 हो, अगर 1 है तो यहाँ भी 1 हो, अगर कोई नहीं है तो यहाँ भी कोई ना हो। ठीक हो गया? T must be in a hole immediately adjacent to the hole that U is। ठीक है, तो ये T और U ये इकट्ठे आएंगे, यानी कि U पहले आएगा, सर T आ सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे समझ गए ना आप? U के साथ लाजमी 2 आएगा, T आएगा, सॉरी। अच्छा, the leftmost hole cannot be the hole that is left empty। लेफ्ट का जो होल है ना, यानी कि जो फर्स्ट है उसको हम एम्प्टी नहीं कर सकते। लेफ्ट का क्या मतलब है? फर्स्ट फिल होना चाहिए। Which of the following is the placement of pegs in hole 1 through 7 respectively in conformity with the conditions above। अच्छा जी, देखते हैं। अब एम्प्टी छोड़ सकते हैं इसका मतलब है, लेकिन आप फर्स्ट को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। ठीक हो गया? क्यों एम्प्टी? अच्छा, पहले हम यहाँ कंडीशन चेक करते हैं, P और Q। P और Q में कितना है डिस्टेंस? 1 का। तो सेम डिस्टेंस किसमें होना चाहिए? R और S। R और S, इसमें तो कोई डिस्टेंस नहीं है ना, इसलिए ये रॉन्ग है। ठीक है। अच्छा, Q और R, अब फिर वही हम चेक करते हैं। सबसे पहले कंडीशन P और Q वाली, P एंड Q कितने इसके अंदर? 2। ठीक है, तो आपके पास R और S के अंदर भी 2 होने चाहिए, R और S। अब R और S में क्या है? 1, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। सेम ये भी चेक करते हैं, P एंड Q, P एंड Q, इसमें 2 आते हैं बीच में, पेग्स R और MT। ठीक है, 2 आ रहे हैं P और Q में, तो R और S में कितने आने चाहिए? R और S में 3 आ रहे हैं। ये कंडीशन में नहीं फिल कर रहा, तो ये भी रॉन्ग है। ये वाले देखा है हमने, P एंड Q, इसमें कितने हैं? 1 2 3, और R S में 2, इसका मतलब ये रॉन्ग है। लास्ट चेक कर लेते हैं, P एंड Q, इन दोनों में कोई स्पेस नहीं है, और R और S में भी कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या आती है? U के साथ T है, वो भी कंप्लीट है, और ये फर्स्ट वाला भी एम्प्टी नहीं, इसका मतलब है ये वाला आपके पास बिल्कुल सही ऑप्शन है। समझ में आ गई इसकी? ठीक है, आगे चलते हैं। If U is in hole 2, यहाँ U है, इसके साथ क्या होना चाहिए? T। Which the following must be true? P is in hole 3, फर्स्ट तो होना चाहिए ना हमारे पास 3 4 5 6 7। अच्छा, अब T यहाँ पे भी आ सकता है, आई थिंक यहाँ पे भी आ सकता है, एडिशन का ही मतलब होता है ना। अच्छा, P is in hole 3, अब यहाँ 3
आप मुझे बताएं कि पी तो किसी उसका जरूरी नहीं है, पी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है। अगर पी यहाँ होगा तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, आर एस ऐसे आ जाएगा, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। क्यू इज इन होल 4, अगर क्यू होल 4 में है तो वो भी कोई इशू नहीं है, होल 4 में हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, ये क्यू ऐसे और ऐसे भी हो सकते हैं। आर इज इन होल 5, आर को होल 5 में भी रख सकते हैं इस कंडीशन के तहत, ऐसे इन होल 7 यहाँ भी रखा जा सकता है। तो वाहिद कौन सी कंडीशन है जो लाजमी होगी, या टी यहाँ होगा या यहाँ होगा, इसका मतलब है कि ई आपके पास ऑप्शन दुरुस्त है, ठीक है। टी कहाँ पे, यूके जस्ट होल में, ये लाजमी, ये करेक्ट है इसके अंदर से, ये ऑप्शंस है, ये जरूरी नहीं है, ठीक हो गया, ये समझ में आई? आगे चलते हैं। If U, P, R are whole 5, 6, 7, चलें जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ जी बताएं। जी बोले कायनात। समझ नहीं आपने क्या लिखा है? ये एज अ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं प्रोबेबिलिटी कैसे नहीं आते, वो प्रोबेबिलिटी की ज्यादा मुश्किल नहीं आती, उसके अंदर बस आपने ये डिफरेंस देखना होता है, प्रोबेबिलिटी और वो तो नहीं है, दूसरे वाला तो नहीं है, परम्यूटेशन वाला तो नहीं है, बस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे, डाइसिस वाले आ जाएंगे, सीटिंग की थोड़ी बहुत आ जाएंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो इंशाल्लाह देखते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, वो तो आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे ना कि किस पॉसिबल वेज में इनको अरेंज किया जा सकता है, वैसे नहीं होंगे। अच्छा अब देखते हैं, अब ये देखें पी क्यू आर, अब ये देखें आर, पी और आर में क्या, आर और एस में वो रिटर्न टेस्ट में भी आ सकते हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन वो सारे ऐसी स्टेटमेंट नहीं होगी, उनकी और तरह की स्टेटमेंट होगी, वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है ना, और जब आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा अब ये बताते हैं कि जनाब अब हम चेक करते हैं कंडीशन को। यू है तो इसके साथ लाजमी क्या आना है, टी है, ठीक है, तो ये भी हमें पता चल के यहाँ पे भी कोई कंडीशन आएगी। अच्छा पी और क्यू, आर और एस, अब देखें ना पी और आर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू और एस भी आने चाहिए, ठीक है, तो इनका आपस में फासला भी सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ आर को रखते हैं, अगर हम एस को यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो इनमें कितने फर्क पड़ेगा, 3 नंबरों का, 3 सीट्स का, ये जो भी समझ लें आप। और अगर हम पी यहाँ है और क्यू को यहाँ रखें तब कितना होगा, 1 2 3, तभी 3 का, तो ये हमारी कंडीशन सही रहेगी ना इसमें। और जो फर्स्ट वन है उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, टू में टी थर्ड पर भी आ सकता है, क्वेश्चन 2 में, हाँ टी थर्ड पे भी आ सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो ऑप्शन में मौजूद नहीं है। वो मतलब कि आप ये समझ लें कि वो जो पी और क्यू है वो मतलब कि किसी भी तरह आ सकते हैं, उनको नहीं भी हम लेते तो तभी इशू नहीं है, लेकिन टी को तो हमने लेना ही लेना है ना, टी ऐसा है जिसको हमने लेना है। आप पी को नहीं लिखें, आप एम्प्टी छोड़ दें तब भी बात बन जाती है, ठीक है, सीट्स को एम्प्टी छोड़ दें ग्लास वाली को, लेकिन टी को लिए बगैर आपकी बात नहीं बन रही ना, टी ने तो आना ही है। अब 3 का नहीं लिखा हो तो उस मतलब वोल 1 में लिख देंगे उसको, ठीक हो गया। अच्छा जी
आर, टी आर एस में 3, पी एंड क्यू में ये, ठीक है। और की कंडीशन टी के साथ यू भी हम लिख सकते हैं। बाकी अगर ये 1 में कौन आ सकता है, पी क्यू आर एस टी यू। अब ये भी तो चेक करें, अगर हम ये सारे कंडीशन फुल कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ सीट 1 पे कुछ नहीं आता, तो इसका मतलब हम ये इमेज नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ नहीं लिख सकते। अगर हम इनको यहाँ लिखें और यहाँ लिखें तब मुझे बताएं कैसे बनेगा। फिर पी और क्यू में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 1 2 3 4 का, और आर और एस में कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। तभी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। और हम यहाँ थर्ड सीट को एम्प्टी छोड़ सकते हैं, ठीक हो गया, समझ में आई ये बात। ठीक है, पी और क्यू 4 का फर्क है इसके अंदर, आर और एस 4 का फर्क आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट फेल होना चाहिए वो भी कंडीशन फुल होगी। तो एस इज एन होल 1 नहीं, क्यू इज एन होल 2 नॉट नेसेसरीली, बल्कि उससे तो गलत हो जाता है। क्यू इज होल 3 आप गलत छोड़ सकते हैं। एस इज होल 2, ये कंडीशन जो है ना ये बिल्कुल ठीक बनती है यहाँ पे, ठीक हो गया। होल 2 इज एम्प्टी, नो इज नॉट एम्प्टी, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या है, तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा, बी वाला। चले आगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर फर्स्ट का ना होता तो फिर आप रिमूव भी बन सकती थी। चले, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। इसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट करके देखना चीजों को कैसी होंगी कैसे नहीं, ठीक है। अब ये देखते हैं, इफ पी एंड क्यू आर इन होल्स 2 and 4, अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। which of the following could be true, कौन सा सही होता है, r is in whole 3। अच्छा, अगर r whole 3 में है तो फिर p के साथ क्या होना चाहिए, r और p में 1 का फासला है, तो r और s मतलब कि s आपके पास भी यहाँ आ सकता है, तभी ये कंडीशन फुल होगी, या फिर s यहाँ पे आ सकता है। 4 स्किप हो गया, ओके ये करते हैं फिर अब ये कर लें, ठीक है। ये ऑप्शन बनती है ना, अगर P और Q में ऐसा है, या फिर R अगर यहाँ लगा दोगे इसके सामने तो फिर यहाँ ऐसा आएगा, तो उसका मतलब इनकी कोई वेरिएबल बन सकती है। R इज इन होल 3, अच्छा P Q, अगर R यहाँ पे हो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ U नहीं लगा सकेंगे, ठीक है, आप U नहीं यहाँ लगा सकते, इसलिए ये कंडीशन नहीं बनती, सॉरी, क्योंकि आपने क्या किसको इकट्ठे रखना है, U और T को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप R यहाँ लगाते हैं तो ऑब्वियसली S को यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि बीच में एक फासला छोड़ना है, तो फिर U और T तो कहीं भी इनमें से नहीं आ सकते, इसलिए ये पॉसिबिलिटी इनमें यहाँ पे R और S की नहीं है। R कहाँ पे आ सकता है, R यहीं पे आ सकता है, थर्ड पे, ठीक है। R थर्ड पे आएगा, S कहीं पे भी यहाँ आइदर वो 1 प्लेस पे आ सकता है या फिर वो 5th प्लेस पे आ सकता है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर जो एक कंडीशन है ना ये आपके पास नेसेसरी है, ठीक है। 5 में आएगा तो फिर आप U और T को इकट्ठा नहीं रख सकते, और इस तरह आप जब इकट्ठा नहीं रखेंगे तो आपके पास वो वैसे वो तो कंडीशन खराब हो जाती है और फिर 1 पे भी कोई नहीं आएगा, समझ आ गई। चले 4 देखते हैं, 4 क्या था।
एंड आर एंड होल्स 1 and 3। चलें ये देखते हैं, आप लोग करेंगे P एंड R 4 4 5 6 7, यहाँ P है, यहाँ R है, ठीक है। एम्प्टी होल मस्ट बी आइदर, एम्प्टी होल कौन सा होगा? अच्छा P और Q, P और अच्छा P के साथ अगर Q यहाँ है तो S यहाँ पे होगा। अगर Q पे यहाँ U T इकट्ठे आ सकते हैं, तो अगर हम Q को यहाँ पे रखते हैं और S को यहाँ रखते हैं तब भी U और T यहाँ पे आ सकते हैं। बिल्कुल 5 और 7 समझ में आइए कैसे हुआ ये? ठीक है, अगर Q और S यहाँ पे हैं तो ऑब्वियसली एम्प्टी क्या होगा? 7 होगा। और अगर वो यहाँ पे हैं तो ये जो इकट्ठे आएंगे तो एम्प्टी कौन से वाला होगा आपके पास? 5th वन। ठीक है, चलें जी, ठीक हो गया, आगे चलते हैं। Of the following which is a hole that could be empty hole? चले, अब ये आपकी सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन और बन जाते हैं, कितने बनेंगे? ठीक है, 1 ने तो होना ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7। चलें जी, बनाए जितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसकी और कोई कंडीशन नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं है। देखिए वन तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, चलो चेक करते हैं। 1 तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर 2 को हम एम्प्टी छोड़ते हैं, यहाँ पे हम T और U यहाँ पे कहीं आएंगे, ठीक है। अगर हम T और U इन्होंने इकट्ठे आना कहीं ना कहीं, तो इस वक्त अगर हम P रखें तो हमारे पास यहाँ अगर हम एक का फासला छोड़ें और S ऐसे नहीं आ सकता क्योंकि U और T ने इकट्ठे आना है, ठीक है। और अगर हम यहाँ Q करें और यहाँ R करें तब भी S यहीं पे आएगा। फिर नहीं, ये नहीं बन सकता क्योंकि सेकंड एम्प्टी होगा आपके पास, तो फिर आप U और T को इकट्ठे नहीं कर सकेंगे ना, अगर इन्हें अपने फासला सेम करना है तो, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। थर्ड चेक कर लेते हैं। अच्छा, थर्ड में क्या है? थर्ड अगर एम्प्टी करें, थर्ड को अगर एम्प्टी करें, 0 यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली U और T यहाँ पे भी आ सकते हैं, तो PQ आ सकता है और S आ सकता है, किसी भी अरेंजमेंट में आ सकते हैं। यहाँ अगर यहाँ हम P और Q लगाएं तो यहाँ R और S आ सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी ठीक बन रही है, C वाली। अगर हम होल 3 4 5 6 7, अगर हम होल जो क्या कह रहे हैं आपको 4 के एम्प्टी छोड़ें, ये वाला एम्प्टी कोई भी ना हो यहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे? लेट्स सपोज हम यहाँ U और T रखते हैं,
क्योंकि वो इकट्ठे ही आने पड़ेंगे, इकट्ठे ही होंगे जैसे सीट्स पे ना। तो यहाँ अगर हम उनको यूओटी रख देंगे तो फिर यहाँ पे पीओक्यू आएंगे, तो यहाँ आरओएस आ सकते हैं। चलिए मैं 5th को कर रही हूँ, 5th नहीं 4th को करना हो, 4th अगर एम्प्टी हो तो अगर यूओटी यहाँ इकट्ठे आएंगे तो फिर पी क्यू, नो ये नहीं हो सकता, और नहीं ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ यूटी होगा पी क्यू, हाँ ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पास। ठीक है, तो यही वाली रह जाती है, सी वाली हमने सही की है। ठीक है, इसमें 3 है, थर्ड वाला जो है वो एम्प्टी हो सकता है। ठीक है, आगे समझ इसको, जिसको नहीं समझ आई वो इसको लिख ले स्टेटमेंट को, इसके आंसर लिखे, इसकी कंडीशन जो ऊपर लिखी है वो लिखे और फिर इसको सॉल्व करें। ठीक हो गया, मुझे बताएं इसको मैं रेज कर दूं, जब आप लोग लिख लेंगे तो फिर मुझे बता दें, तो फिर इसको फिर क्लोज कर दें। ठीक है, चलें ठीक है। अच्छा फिर हम क्लोज कर दें इसको, हो गया समझ, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड भी हो गया। ठीक है, चलें चल ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम जो है वो हमारे आई थिंक मोस्टली टॉपिक्स जो वो कवर हो चुके हैं, तो बस फिर ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से एक ही टॉपिक रहता है, एक या दो। ठीक है, चलें फिर।